तो स्टूडेंट, अगर आप भी अपना पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल आईडी पे हमें मेल करिए पीडीएफ बना करके, और उसको हम सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे आपके लिए। तो स्टूडेंट फिर एक बार आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के स्टूडेंट हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और आज हम पार्ट 3 का डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, पार्ट 3 में जो इस क्वेश्चन पेपर के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके आने की संभावना 99% है। मैं बता भी देता हूं कौन से क्वेश्चन हैं। ये मैं हर लेक्चर में डिस्कस करता हूं और हर पेपर में ये आते हैं। एक है गामा फंक्शन का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एक है रैंक कोरिलेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है सिम्पसन 1/3 रूल का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों क्वेश्चन हम इस लेक्चर में करवाने वाले हैं। बहुत ध्यान से, बहुत समझ करके आप समझेंगे, एकांत में कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन है कैलकुलेट इंटीग्रेशन 0 से π/2। देखिए नीचे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। sin की पावर 3x dx यूजिंग बाय गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की हेल्प से इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin की पावर 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट कैसे इसको निकालेंगे, इंपॉर्टेंट यही है कि इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए, इंटीग्रेशन है और साइन की पावर कुछ है। इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से π/2 लगी है, ठीक है जी। अगर स्टूडेंट ये सिंपल ऐसा होता कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो और 0 से π/2 है dx, ठीक है जी, तो आप क्या करते, आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट पता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है और इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और लिमिट लगा देते हैं हम 0 से π/2। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, डिटेल लेक्चर हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और डिटेल लेक्चर हमने अच्छे से बता रखे हैं अगर आपने पढ़े हैं तो। लिमिट, अपर लिमिट लगा दो एक बार, माइनस चाहो तो बाहर रख दो या फिर अंदर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा ब्रैकेट एक बार इस पूरे में x की जगह π/2, तो माइनस कॉस π/2 हो जाता है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है जी, ये हो गया। और ये हो जाता है आपका कॉस π/2। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है जी। कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप डिटेल लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के देख लीजिए, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर -0 है जी, 0, कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो रही इस टाइप से। लेकिन अगर इसकी पावर 3 है या 10 है या 15 है, तब आप क्या करेंगे, तब आपके पास डायरेक्ट स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर भी है, तब भी आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है उसका, जैसे कि साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, या फिर साइन स्क्वायर है तो उसको एक फॉर्मूला होता है, उसमें चेंज किया जा सकता है cos 2x का, या साइन की पावर 3 है तब भी उसको चेंज किया, साइन 3x का एक फॉर्मूला होता है। लेकिन उससे बड़ा है तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट क्या हुआ कि एक खोज हुई। क्या खोज हुई, एक गामा भाई साहब थे मैथमेटिक्स वाले, उन्होंने खोजा कि भाई अगर साइन की पावर बड़ी है तब आप कैसे सॉल्व करोगे। साइन की पावर 3 तक तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन साइन की पावर 5 है, साइन की पावर 10 है, और साथ में कॉस भी है कुछ, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx, और लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2 और dx, ठीक है जी। तो गामा भाई साहब ने एक फॉर्मूला ढूंढा इसके लिए
कि जब लिमिट 0 से π/2 हो, ध्यान रखना जब लिमिट 0 से π/2 तभी काम करेगा ये गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला, तभी काम करेगा जब लिमिट 0 से π/2 हो, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, और साइन और कॉस होना चाहिए, साइन कॉस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और साइन और कॉस की जो पावर है वो आपका नेचुरल नंबर या पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, साइन की पावर कुछ हो कॉस की पावर कुछ हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला स्टूडेंट गामा m+1/2 गामा, ये देखो वो एल जो एल होता है ना, एल को उल्टा कर दो तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है जी। तो ये इसको गामा कहते हैं, गामा का साइन है, ठीक है। गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2, ये जो साइन की पावर है वो यहाँ पे आती है, +1 और 2 तो रहेगा ही रहेगा। फिर दूसरे में कॉस की पावर आती है यहाँ पे, जो भी कॉस की पावर होगी n+1/2, ठीक है जी। और अपॉन में आता है 2 टाइम्स ऑफ गामा के अंदर m+n+2/2। यहाँ ध्यान रखना नीचे में सब 2 होते हैं, ऊपर में एक जगह 1 है अपॉन में 2 है, एक जगह 1 है अपॉन में 2 है, अपॉन में हर जगह 2 हो रहेगा। याद रखने का तरीका ये, ठीक है। अगर ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला आपको याद है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठेगा आपके दिमाग में कि ठीक है जी, ये 0 से π/2 तो है, यहाँ पे भी जैसा कि इसमें है, साइन की पावर भी कुछ है लेकिन कॉस की पावर तो है ही नहीं है। जब कॉस की पावर है ही नहीं तो फिर गामा फंक्शन कैसे लगेगा। अब भैया ऐसा है कि इसको हम कॉस हम अपनी तरफ से रख देते हैं, 0 से π/2 साइन की पावर 3, ये कहा गया है कि गामा फंक्शन से ही इसको सॉल्व करिए। साइन की नहीं तो दूसरे फॉर्मूले से भी हम कर सकते क्योंकि छोटी पावर है, अगर बड़ी पावर है तब तो नहीं कर सकते, लेकिन 3 तक हम कर सकते हैं आसानी से। साइन की पावर 3x इंटू, अब हमें कॉस भी चाहिए अगर गामा फंक्शन लगाना है तो, ठीक है जी। तो हम कॉस अपनी तरफ से रख दे रहे हैं, कॉस की पावर 0x कर देते हैं, ठीक है जी। क्योंकि कॉस की किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो कॉस की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो साइन क्यू एक्स ही रहेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको अपनी तरफ से रखने पर, कॉस की पावर 0x को हमने अपनी तरफ से रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है जी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से हमने रख दिया है क्योंकि हमें गामा फंक्शन के लिए इस टाइप का कुछ बनाना था। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि m की जगह पे तो 3 आ गया और n की जगह पे 0 आ गया, ठीक है जी। अब गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा दो, बाय गामा फंक्शन, यहाँ पे लिख देंगे आप बाय गामा फंक्शन। तो क्या होता है, गामा m+1, m की जगह 3 है तो 3+1/2, ध्यान देंगे, इंटू फिर गामा n+1, n मतलब यहाँ पे 0 है, 0+1/2, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा m+n मतलब 3+0, 3+0+2 तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन में 2। बस अगर ये रखना आपको आ गया तो काम हो गया, तब काम हो गया, 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। जो मैं ये 3 क्वेश्चन बताने वाला हूं, एक ये और 2 और, ये अगर आपने कर लिए तो आपकी मैथ्स में बैक आ ही नहीं सकती, 101% कह रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, 3 और 1 4/2 कितना होता है, 4/2 2 होता है, तो गामा के अंदर 2 बचेगा केवल, ठीक है जी, इनटू गामा के अंदर ऊपर 0+1 1 होता है, 1/2 बचेगा जी ऊपर, अपॉन नीचे 2 टाइम्स ऑफ गामा के अंदर क्या बचेगा, 3 और 0 और 2 को जो 3 तो 5/2, 5/2, इतना समझ में आ गया, ओके जी। अब आप यहां से आगे देखेंगे कि एक चीज तो ये है कि गामा 2, जब भी गामा n अगर गामा के अंदर पूर्ण नेचुरल नंबर है, अगर गामा के अंदर नेचुरल नंबर है तो उसको हम फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 2 नेचुरल नंबर है, इसको फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं। लेकिन गामा के अंदर फ्रैक्शन में है 1/2, 5/2, 9/2, तब हम उसको फैक्टोरियल में चेंज नहीं कर सकते, उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है। तो कहने का मतलब ये है कि गामा के अंदर अगर नेचुरल नंबर है तो उसको हम फैक्टोरियल में चेंज करके सॉल्व करेंगे, और अगर गामा के अंदर फ्रैक्शन नंबर है जैसे कि इसमें है तो उसको दूसरे तरीके से करेंगे। तो दोनों तरीके आप समझ लीजिए, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है ना। तो गामा के अंदर अगर नेचुरल नंबर है तो उसको हम फैक्टोरियल में कैसे बदलते हैं, ध्यान दीजिए।
एक कम कर दो, n में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 होगा, और n-1 का फैक्टोरियल लगा दो। हाँ, फैक्टोरियल जो होता है ना l जैसा होता है, या फिर n-1 ये भी होता है, ये साइन भी फैक्टोरियल का होता है, ये भी होता है, तो हम ये लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये गामा का साइन है, ये फैक्टोरियल का, तो गामा को फैक्टोरियल में बदलना है तो एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, ध्यान देना, एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, ओके, इज इक्वल टू, तो फिर इसको सॉल्व कर दो, फैक्टोरियल को सॉल्व करना, देखो जैसे मान लीजिए गामा 4 है, तो इसको क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो 3 आएगा ना, तो 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए, डिटेल लेक्चर हमने फैक्टोरियल के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं अगर फैक्टोरियल के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है तो। हाँ, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई। जब भी किसी फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो वहां से शुरू करेंगे, उसी से 3 गुणा 2 गुणा 1, एक एक कम करते करते और 1 तक ले जाएंगे। अगर फैक्टोरियल 5 होता तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, फैक्टोरियल 7 होता 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, इसे वहां से शुरू करके 1 तक ले जाएंगे। यहाँ फैक्टोरियल 3 है तो 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा, तो 3 गुणा 6 1 कम 6, तो 6 इसका मान आ जाता है। और अगर फैक्टोरियल 2 है तो एक कम करके फैक्टोरियल, सॉरी गामा 2 है तो एक कम करके फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है जी, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका गामा 2 को हम फैक्टोरियल 1 बोलेंगे, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है जी, तो ये 1 लिख दिया, ठीक है जी, समझ गए इसको तो समझ गए। इनटू दूसरा एक चीज याद रखना आप कि गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, याद रख लेना, ये 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है कि गामा 1/2 का मान बताइए, तो गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, ये याद रख लेना। क्यों होता है, कैसे होता है, गामा फंक्शन का एक डिटेल लेक्चर हमने बहुत डेडिकेटेड लेक्चर बना रखा है, उसको डिटेल में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा गामा भाई साहब के बारे में, ठीक है जी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको हम वहाँ पे लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप सॉल्व देख लेना उसको, डिटेल लेक्चर को, ठीक है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर के बाद पहले इसको सारा देख लीजिए, फिर उसके बाद तीनों के डिटेल लेक्चर नीचे देख लीजिए, ओके ओके। तो गामा 2 की वैल्यू तो 1 हो गई, अब गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई हो गई जी, ठीक है जी, ओके, अपॉन 2 इंटू, अब बचा गामा 5/2। अरे भाई अब गामा 5/2 को कैसे सॉल्व करें भैया, देखो गामा 5/2 को कैसे सॉल्व करें, तो जब गामा के अंदर फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन भिन्न में आता है, 5/2 9/2 7/2 1/2, तो 1/2 गामा के अंदर है तो उसका मान रूट पाई होता है, ठीक है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है, याद रख लीजिए बस, और कुछ नहीं। गामा 5/2, गामा 5/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो गामा 5/2 को जब सॉल्व करते हैं, जैसे हम फैक्टोरियल को करते हैं ना, तो वो उसको उसी नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है, उसी नंबर से, फैक्टोरियल को उसी नंबर से शुरू करते हैं। लेकिन गामा के अंदर फ्रैक्शन वाला है तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो एक कम करके शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जैसे फैक्टोरियल 3 है तो 3 से ही शुरू करेंगे, फैक्टोरियल 4 है तो 4 से शुरू करेंगे, फैक्टोरियल में तो ये होता है वो उसी नंबर से शुरू करते हैं। लेकिन गामा में एक कम करके शुरू करते हैं, 5/2 -1 करेंगे तो क्या बचेगा, 3/2, तो 3/2 से शुरू होगा जी, 3/2 से शुरू होगा जी, ठीक है जी। 3/2 इंटू, फिर 3/2 में से एक कम कर दो, 3/2 -1 बराबर 1/2, फिर 1/2, और जैसे ही 1/2 आए तो फिर गुणा में गामा के अंदर 1/2 लिख दीजिए, बस ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इससे समझ में नहीं आ रहा तो मैं 7/2 का करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, हाँ, तब आपको समझ में आ जाएगी। 7/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूछा जाता है, 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है कि 7/2 गामा 7/2 की वैल्यू निकालो, गामा 5/2 की वैल्यू निकालो, गामा 9/2 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो गामा 7/2 को सॉल्व करना है तो एक कम करके 7/2 में से एक घटाएंगे तो 5/2 बचेगा, 5/2 गुणा, फिर 5/2 में से एक और कम कर दो 3/2 हो गया, इंटू फिर एक और कम कर दो तो 1/2 हो गया। तो जैसे 1/2 आता है तब हम 1/2 और लिख देते हैं गामा के अंदर, बस यहाँ पे 5/2 था, 5/2 में एक कम करके 3/2 से शुरू किया, फिर एक कम किया तो 1/2 आया, जैसे 1/2 आया फिर एक और 1/2 लिखा जाता है लेकिन गामा के अंदर, बस वहीं पे रोक दिया जाता है, ठीक है जी, ओके। अब यह हो जाएगा 3 कम 3/2 दूना 4, और गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, ठीक है जी, गामा 1/2 रूट पाई होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3/4 रूट पाई, आपका इसकी वैल्यू आगे लिख दिया, रूट पाई ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 दूने 4, तो ये
3/2 आया है तो ऊपर जाकर के 2/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब। 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे इजीएस्ट मेथड है। चलो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। चलो 0 से π/2 साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 7x dx। जरा इसको गामा फंक्शन से आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपने इसका आंसर निकाल दिया तो समझो कि आपकी बैक 100% क्लियर होगी, और बैक नहीं है, फ्रेशर है, तो बैक 100% नहीं आएगी। तो जरा मुझे इसको कमेंट में बता दीजिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा है। निम्न तालिका कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग। निम्न तालिका से कोटि से संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, रैंक कोरिलेशन। देख रहे हैं एक्स की वैल्यूज दे रखी है, वाई की वैल्यूज दे रखी है। एक्स की और वाई की वैल्यूज आपको दे रखी हैं, और तब आपको रैंक कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, और जो आपको दे रखा है एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज तो दे रखी है, वो यहाँ पे लिख दीजिए। एक्स की वैल्यूज क्या दे रखी है? 78, 89, 97, 69, 59, 79, 68, 57, ठीक है जी। और वाई की वैल्यू है 125, 137, देख रहे हैं आप, क्वेश्चन में भी देख रहे होंगे, 112, 107, 136, 123 और 108, ठीक है जी। इस प्रकार से ये है? अच्छा, ये हो गया साहब। ओके, अब इसमें होता क्या स्टूडेंट, ये मैं स्टैटिस्टिक्स में भी बार बार बताता हूं कि जब भी आपको स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन करना हो तो टेबल के नीचे 2-3 लाइन छोड़ करके आप फॉर्मूला जरूर लिख दें। पहले फॉर्मूला रैंक कोरिलेशन का होता है स्टूडेंट, आर स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन d² अपॉन n इंटू n² - 1। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। डिटेल लेक्चर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला लिखने से हमें क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या चाहिए। आर निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए, तो एक तो समेशन d² चाहिए, और एक हमें n चाहिए। n तो ये होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये भी 8 ही होंगे। तो x की कितनी वैल्यूज हैं और y की कितनी, सेम होती दोनों, हाँ। तो x की कितनी वैल्यू 8 है, तो n बराबर तो हो गया भैया 8, नंबर ऑफ डाटा या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, ठीक है जी। अब d² तो तभी निकलेगा ना, पहले d निकालना पड़ेगा ना, और d होता है स्टूडेंट r1 - r2। d होता है r1 - r2। r1 कहां से निकलेगा और r2 कहां से निकलेगा? तो भैया r1 जो होता है, r1 निकलता है x से, ठीक है जी, और r2 निकलता है y से। बस ये आपको याद रखना है, r1 निकलता है x से और r2 निकलता है y से। r1 क्या है? रैंक, r इसीलिए रैंक, मतलब x की जो वैल्यूज दे रखी है उनकी रैंक यहाँ लिखो, y की जो वैल्यूज दे रखी है उनकी रैंक यहाँ लिखो, बस यही है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। x की वैल्यूज और y की वैल्यूज की रैंक लिखनी है, ठीक है। अब हम रैंक कैसे लिखते हैं, x की वैल्यूज की रैंक? भैया रैंक, फर्स्ट रैंक किसकी होती है? जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं उसकी फर्स्ट रैंक होती है ना, होती है ना, हाँ। तो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं? देखो 5 से शुरू होने वाला 6 से, इस टाइप आप क्या करेंगे, इस टाइप से देखेंगे कि 5 से शुरू होने वाले देखेंगे, 6 से शुरू होने वाले, 7, जो सबसे ज्यादा से शुरू हो रहा है वो बड़ा अंक होगा ना। देखो जैसे 9 से शुरू होने वाला है, तो 9 से शुरू होने वाले और कोई है क्या? इधर नहीं है, तो केवल 9 से शुरू होने वाला ये है क्या? 97। तो सबसे ज्यादा मार्क्स इसके 100 में से 97, तो फर्स्ट रैंक तो इसकी आएगी ना भाई, आएगी ना, हाँ। तो 97 की रैंक 1 है जी। अब इस पर टिक भी लगा दो कि मतलब इसकी रैंक हमने लिख दी है। इस टिक लगाने से ये फायदा होगा, ध्यान से देखना, हाँ इंपॉर्टेंट। मैं एक एक चीज अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में गलतियां कर जाते हैं। मैं जब कॉपी चेक करता हूं तो
बहुत गलतियां मिलती है, फिर उस हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आप वो गलती ना करें दोबारा। ओके, हाँ सॉरी। अब 9 से शुरू होने वाले, अब 9 से शुरू होने वाले खत्म हो गए, अब 8 देखो, उससे नीचे फिर 8 है ना, देखो 8 से शुरू होने वाला एक ही है भैया, 89 मार्क्स वाला सेकंड रैंक हो जाएगा, फिर फर्स्ट रैंक इसकी, सेकंड इसकी। 8 के बाद 7 पे चलो, 7 से शुरू होने वाले एक ये है और एक, दो है 7 से, 78 और 79, तो ज़्यादा कौन सा है, 79 वाला है ना, तो 3 रैंक इसकी हो जाएगी, 3 टिक कर दो इस पर, फिर चौथी रैंक 78 वाले की हो जाएगी, ठीक है जी। अब पांचवी किसकी होगी, 6 से शुरू होने वाले की होगी, 6 से शुरू होने वाले देखो, एक ये है और एक ये, दो है, 69 और 68, तो ज़्यादा ये है ना, तो पांचवी रैंक तो इसकी होगी, टिक भी लगा दो साथ साथ, और छठी रैंक इसकी होगी 68 वाले की, ठीक है जी। 6 भी हो गया। अब चलते हैं जी 5, टिक हो गया, टिक हो गए, बिना टिक वाले ये 2 बचे, पांच ही वाले बचे अब केवल, हाँ 59 और 57, तो 6 के बाद 7 रैंक आती है, 59 वाले की 7th रैंक होगी और 57 वाले की 8th रैंक होगी। 8 से ज़्यादा रैंक हो गई नहीं, क्योंकि 8 ही तो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है ना, n=8, इसीलिए लिखा हमने, तो लास्ट रैंक 8 होगी। तो सबसे कम रैंक जो है 57 वाले की, 8वीं रैंक आई इसकी। पहली रैंक इसकी आई 97 वाले की, जिसने 97 मार्क्स लाए। ओके, अच्छा चलो, R1 तो हो गया एक्स की वाले की रैंक को, R2 होता है वाई वाले की रैंक। अब वाई वाला देखिए भाई साहब, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, उसकी फर्स्ट रैंक होगी। अब देखो यार, ऐसा आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 12 से शुरू होने वाले, 13 से शुरू होने वाले, 15 से, क्योंकि ये 3 अंकों वाला है ना, तो 12 से शुरू, 13, 15, 11, 10, 13, 12, 10, तो 15 से शुरू होने वाला सबसे बड़ा होना चाहिए भाई, है ना। देखो 156 से बड़ा है कोई, नहीं है जी, तो फर्स्ट रैंक तो भैया इसकी आ गई, ठीक है, 156। हाँ, इसका हो सकता है 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, इसलिए 156 आए इसके, ठीक है जी। टिक भी लगा दो। फर्स्ट रैंक 15 वाले की, 15 के बाद 14 पे चलो, 14 है कोई, 14 से शुरू होने वाले कोई नहीं। ओके, फिर 13 से शुरू होने वाले एक ये है और एक है, दो है जी, 137 और 136, 137 ज़्यादा है, तो दूसरी रैंक इसकी, 136 तीसरी रैंक इसकी, ठीक है जी, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 13 भी हो गया जी। अब 12 चलो जी, 12, हाँ 12, 125 और 12, 123, हाँ ठीक है, 125 और 112, 123 है ना, 12 से सुनने वाले 2 हैं, 125 और 123, तो 125 ज़्यादा है ना, चौथी रैंक इसकी हो जाएगी, पांचवी रैंक इसकी हो जाएगी, तो ये टिक भी कर दो इन पे। टिक करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसका रैंक हम लिख चुके हैं, ठीक है जी। 12 के बाद चलते हैं 11, 11 जो, ये तो 3 टिक हो चुके हैं, 11 ये है जी, और हाँ बस, तो ये इसके बाद कौन सा था, 5 के बाद था छठा रैंक 112 का हो गया। 12 के बाद, सॉरी 11 के बाद 10 बचा, ये 2 ही बचे, हाँ 107 और 108, तो 6 के बाद 7वीं रैंक इसकी हो जाएगी, और टिक कर दो, और 8वीं रैंक इसकी हो जाएगी, ठीक है जी, 8वीं रैंक इसकी हो जाएगी। तो ये रैंक हमने लिख दिया। रैंक लिखते समय ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है जी। अब हमको पता है कि D बराबर होता है R1 माइनस R2, ठीक है जी, ये हो गया D बराबर R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2, 4 R1 माइनस R2 है ना, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 5 में से 6 गए -1, 7 में से 8 गए -1, 3 में से 3 गए 0, 6 में से 5 गए 1, 8 में से 7 गए 1, ठीक है जी। अब हम कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि D² निकालना है भैया, क्योंकि D² निकालना, D² बोल रहा हूँ, तो D² कर दो, तो जो भी D है उनका स्क्वायर कर दो, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। अब समेशन D² मतलब D² के जितनी वैल्यू जो उनको जोड़ दो, समेशन, हाँ 1 2 3 4, 4 आया जी, 4, तो ये है समेशन D² की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है जी। समेशन D² की वैल्यू, समेशन D² = 4 आ गया जी, ठीक है। तो जब समेशन D² भी आ गया, n भी आ गया, तो देयरफॉर, तब आप आगे लिखेंगे इसके बाद, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन R = दिस, R = दिस, तो इसकी वैल्यू रख दो 1 - 6 इंटू समेशन D² की वैल्यू 4 है जी, अपॉन n की वैल्यू 8 है, और n² मतलब 8 का स्क्वायर -1, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, है ना। 1 - 6 गुणा 4 रहने दीजिए ऊपर ही, और 8 गुणा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 1 गए 63 बचता है जी, ठीक है जी। 4 दूना 8, 4 से 8 में 2, 2 से 6 का 3, तो बचा क्या 1 - हाँ 3/63, हाँ 2 3, हाँ ठीक है, = 1 - ये भी कट रहा है देखो, 1 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 कम 3, हाँ
तो ये हो जाएगा आपका 3/63 1/21 हो जाएगा, ठीक है जी। और इसका एलसीएम ले लो, 21 में से एक गए 20/21, 20/21 और 20/21 को सॉल्व कर दो। आपके पास सिंपल कैलकुलेटर 20 को डिवाइड भी कर सकते हैं 21 से, और सिंपल कैलकुलेटर है तो 20 वो अलाउड होता है आपके एग्जाम में। तो कैलकुलेटर में 20/21 कर दो, जो भी आपका आंसर आता है वो वहाँ पे लिख दो। तो मैं ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0.95 आएगा इसका आंसर, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, ओके। तो इस प्रकार से इसका आंसर 0.95 आ गया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और रैंक लिखनी आपको आनी चाहिए, बस काम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार हर साल रिपीट होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है ये। नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा, सॉल्व इंटीग्रेशन 0 से 2 dx/x बाय यूजिंग सिम्पसन रूल, डिवाइड इंटरवल 1 to 2 into 4 इक्वल पार्ट। इसमें 4 इक्वल पार्ट का मतलब कि इंटरवल ऑलरेडी आपको दे रखा है। कभी कभी ये होता है कि आपको इंटरवल हिंदी में भी लिखा हुआ नीचे आप पढ़ सकते हैं, कभी कभी इंटरवल दे रखा होता है और कभी कभी नहीं दे रखा होता है। तो इंटरवल आप अपनी तरफ से भी डिसाइड कर सकते हैं अगर नहीं दे रखा है तो, लेकिन सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो इंटरवल होगा उसको, जो इंटरवल को हम n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इंटरवल, ठीक है जी। तो n को जो है हमेशा इवन लेना है, सम लेना है, सम संख्या होनी चाहिए। सिम्पसन 1/3 रूल के लिए ट्रिपल आएगा तो उसके लिए ये जरूरी कंडीशन नहीं है कि ये सम होना चाहिए, ठीक है जी। और डिटेल लेक्चर के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा डिटेल लेक्चर का, उसमें ट्रिपल और सिम्पसन 1/3 दोनों हमने समझा रखे हैं। तो दोनों एक साथ आप समझेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी तुलनात्मक रूप से, क्योंकि इंसान का जो दिमाग होता है ना, मन होता है, वो तोड़ करके तुलनात्मक रूप से समझने की में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो वहाँ पे तुलनात्मक रूप से हमने बता रखा है, वहाँ पे जाके आप डिटेल समझ सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना भैया, सिम्पसन 1/3 रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि जो सिम्पसन 1/3 रूल से जब सॉल्व करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन 1 to 2 और 1/x dx फंक्शन है 1/x, ठीक है जी। यहाँ पे जो नीचे लोअर लिमिट होती है उसको a से डिनोट करते हैं, a बराबर 1 है, अपर लिमिट को b से डिनोट करते हैं तो b बराबर 2 है, ठीक है जी। और n बराबर 4 ऑलरेडी दे रखा है, n बराबर 4 की नंबर ऑफ इंटरवल अंतराल 4 है, ठीक है जी। तो देयरफॉर जब n बराबर 4 है तो देयरफॉर h बराबर क्या होगा, तो h बराबर स्टूडेंट एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, h बराबर होता है b माइनस a बटे n। h बराबर ये क्यों होता है, n बराबर ये क्यों, नंबर ऑफ इंटरवल वगैरह वगैरह, इसको हमने डिटेल में एक्चुअली क्या है कि जो ये सिम्पसन 1/3 रूल है वो, या डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to 1, ये किसी एरिया को जैसे इस टाइप से जिगजॉग एरिया होता है, जैसे आयताकार है तो उसका हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जिगजॉग है उसको a से b तक हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो इस काम ही ये आता है मोस्टली, ठीक है जी। तो a बराबर b बराबर था, n बराबर b दिया हुआ था, तो h बराबर b माइनस a बटे n होता है, और b बराबर 2 माइनस 1 बटे n मतलब 4, 2 में से 1 बटे 4 बराबर 0.25, ठीक है जी। तो h बराबर 0.25 आ गया, ठीक है जी। और जब h बराबर 2.5 आ गया, अच्छा, एंड यहाँ पे y बराबर क्या है, y बराबर है स्टूडेंट 1/x, फंक्शन जो है ना dx तो यहाँ रहेगा ना, dx यहाँ रहेगा, यहाँ से हटा सकते हैं आप इसको, 1/x इंटू dx, ठीक है जी। तो 1/x ये जो है 1/x जो है फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, तो 1/x फंक्शन है तो y बराबर 1/x हो जाएगा, ठीक है जी, y बराबर 1/x हो जाएगा। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, x और y की वैल्यू निकालनी होती है, क्यों निकालनी होती है, क्योंकि जब x और y की वैल्यू निकलेगी तभी हम सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। लास्ट में हम ब्रीफ भी कर देंगे कि फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप क्या क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है, ओके। x की वैल्यू, हाँ, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज, ठीक है जी। कैसे कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। x की वैल्यूज 1 से लेकर के 2 तक है, ये x की वैल्यूज होती है, जो अपर लोअर लिमिट से लेकर और अपर लिमिट तक जो होती है वो x की वैल्यूज होती है।
तो सबसे लोअर वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, ए की मान जो है, एक्स का सबसे पहला मान क्या है 1 होता है, ठीक है जी 1। अब इसमें जो अंतराल एच है उसको जोड़ते जाएंगे, ऐसे पार्ट बनते ना, ऐसे ऐसे पार्ट बनते, जैसे 1 2 3 4, तो अगर यहीं यहाँ पे बी यहाँ पे छोड़ दो, ये देखो 4 पार्ट बनेंगे ना, नंबर ऑफ इंटरवल, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 इंटरवल बन गए, ठीक है। तो और इनको ऑर्डिनेट बोलते हैं, y0, y1, y2, y3 और y4, ठीक है, इस टाइप से जो खड़े होते हैं। ये डिटेल में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 क्यों है, जो सबसे लोअर वैल्यू होती है वो x की वैल्यू, पहली x की वैल्यू होती है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी x की वैल्यू निकालनी है, तो h की जो मान है ना उसको जोड़ते जाओ, उसको जोड़ते जाओ। 1 में 0.25 जोड़ेंगे, h जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, है 1 में अगर 0.25 जोड़ेंगे तो 1.25 हो जाएगा ना, ओके। उसके बाद फिर h फिर जोड़ो, इसमें जोड़ो तो 1.50 हो जाएगा, फिर h और जोड़ो तो 1.75 हो जाएगा, फिर h और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जैसे अपर लिमिट आएगी वैसे आप रोक देंगे, वैसे आप रोक देंगे, ठीक है जी। अब आप रोक देंगे, एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक होती है, और एच जोड़ते जोड़ते अपर लिमिट तक हमें जाना होता है, ठीक है जी। अच्छा ओके, अब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है कि y बराबर 1/x होता है, तो x की वैल्यू अगर 1 है तो 1/1 = 1, तो y की वैल्यू 1 हो गई। और x की वैल्यू अगर 1.25 है तो y का मान क्या होगा 1/1.25, तो 1/1.25, तो 1 हाँ, इस 1 को डिवाइड करेंगे आप 1.25 से स्टूडेंट। तो अगर आपको डिवाइड में टाइम लग रहा है तो सिंपल कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये अलाउड आपके एग्जाम में होता है। तो मैं डायरेक्ट इसका मान लिख दे रहा हूँ, वो है आपका 0.8, ठीक है जी। अगर फिर y यहाँ पे निकालना y का मान तो 1/1.50 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 0.67, ठीक है जी। अब यहाँ पे निकालना y का मान तो क्या हो जाएगा 1/x होता है ना, 1/x की वैल्यू क्या है 1.75, और 1.75 डिवाइड करने पे हमें 0.57 आ रहा है जी, ठीक है जी। अच्छा अब ये निकालो दूसरा, इसका इसमें क्या आएगा 1/x मतलब 1/2 है ना, लास्ट 1/2 तो 0.5 आ जाएगा जी, तो ये हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, देयरफॉर अब इसका मान निकालना, देयरफॉर बाय सिम्पसन रूल, बाय सिम्पसन्स रूल, इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x dx इज इक्वल टू, बाय सिम्पसन रूल। हाँ, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप इसको, बाय सिम्पसन रूल हम जानते हैं कि बाय सिम्पसन रूल इंटीग्रेशन a to b, सिंपल पहले फॉर्मूला लिख दो, a to b fx dx इज इक्वल टू होता है h/3, क्योंकि 1/3 रूल होता है, h/3 इसलिए आता है, ठीक है जी। ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट, देखो ये फर्स्ट ऑर्डिनेट है, ये लास्ट ऑर्डिनेट है। जो y की वैल्यूज होती है ना इनको ऑर्डिनेट बोलते हैं, पहले ऑर्डिनेट को y0 बोलते हैं, y0 मतलब y0, ठीक है जी। दूसरे ऑर्डिनेट को y1, इसका ये है y2, ये है आपका y3 और ये है आपका y4, ठीक है, ध्यान रखना। तो 4 अगर नंबर ऑफ इंटरवल 4 है तो लास्ट y4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरवल 5 होते तो y5 तक जाता है, और शुरू y0 से करेंगे, y0। हाँ कहीं कहीं पे स्टूडेंट किसी बुक में y1 से शुरू किया गया है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन फिर उसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप पहला ऑर्डिनेट y0 ही लेंगे, क्योंकि भैया पहला वाला में कोई लेंथ नहीं होती ना, इसलिए y0 ही लिया जाता है, ठीक है। तो h/3 फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड, 4 टाइम्स ऑफ ऑड। तो कहीं कहीं पे स्टूडेंट क्या है, कहीं कहीं पे 4 टाइम्स ऑफ ऑड है और 2 टाइम्स ऑफ इवन है, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होता, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो तब जब यहाँ पे y1 से शुरू करते हैं तब ये चेंज हो जाता है। तो हमने y0 से शुरू करते हैं और फिर 2 के साथ इवन आता है, क्योंकि 2 के साथ इवन, 2 से इवन की फीलिंग आती है, तो 2 के साथ इवन आना सही है, इसलिए y0 ही आप रखेंगे, ठीक है जी।
अच्छा, तो चूंकि बाय सिम्पसन रूल इंटीग्रेशन 0 to f(x) dx बराबर h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट। यहाँ पे इवन ऑर्डिनेट का सम आएगा, इवन जितने भी हैं बीच में, जैसे y2 है इवन है, y4 इवन है, y6 इवन है, और प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, हाँ विषम ऑर्डिनेट, जैसे y1 है, y2 y3 ये ऑड है, ठीक है जी। तो जब दिस इक्वल टू दिस होता है, देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x dx बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। इसके बराबर ये क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू h/3, h की वैल्यू क्या है जी 0.25 है जी, और अपॉन 3, ठीक है। और ये आपका बड़ा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट क्या है y0 प्लस लास्ट क्या है y4, ठीक है। टिक भी लगाते जाओ, उससे पता चलता है कि ये हमने लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन मतलब जितने भी इवन है उनको सम करके यहाँ पे लिख दो। इवन यहाँ पे केवल y2 है तो केवल y2 है तो y2 है, अगर y6 भी होता प्लस y6 भी और आ जाता है, ठीक है जी। तो लेकिन एक ही है इवन, तो इसलिए क्योंकि ये तो हो चुके हैं, y2 एक ही है इवन, y4 नहीं रखेंगे क्योंकि y4 यहाँ आ चुका है, जो एक बार आ गया वो नहीं आएगा, हाँ ये लास्ट वाले की चक्कर से आया है ना, इसलिए बीच में y2, इसलिए टिक भी मार रहे हैं हम, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड y1 और y3, हाँ चलो बस यही बचे, y1 प्लस y3, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है जी। अच्छा, ये समझ में आ गया इतना, ओके। अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखना, ओके। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं स्टूडेंट, और ये इज इक्वल टू, इससे आगे, हाँ 0.25 को आप 1/4 भी तो लिख सकते हैं, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1/4 लिख सकते हैं ना। तो 1/4 लिखेंगे तो 4 × 12, तो 1/12 हो जाएगा, ऐसा एक साथ कर दो, इसलिए क्योंकि सारा मल्टीप्लाई करने में जा रहा है, इजी हो रहा है इसलिए, हाँ ओके। और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर y0 की वैल्यू क्या है जी 1 है, प्लस y4 की वैल्यू क्या है जी 0.5 है, ठीक है जी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन y2 कितना है जी y2, हाँ 0.67 है जी, ठीक है जी, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड मतलब y1 कितना है जी 0.8 है, प्लस y3 कितना है जी 0.57 है, ठीक है जी। ब्रैकेट बंद, पूरा ब्रैकेट भी बंद, ठीक है। अब इसको इज इक्वल टू 1/12 बड़ा ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर के जोड़ देंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, ठीक है जी, 1 प्लस 0.5 1.5 हो जाएगा, प्लस अब इसको 2 का मल्टीप्लाई 0.67 में कर दीजिए। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नोट करा हुआ है, आप सिंपल कैलकुलेटर में अगर आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई करने का समय नहीं, सिंपल कैलकुलेटर 2 × 0.67 करेंगे तो आपको मिलेगा 1.34, ठीक है जी। फिर प्लस इसमें इन दोनों को जोड़ करके 4 से गुणा कर देना, तो हमें जो मिलेगा भैया वो ये मिलेगा 5.48। आप देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए कैलकुलेटर से या सिंपल कैलकुलेशन से, ठीक है। इज इक्वल टू, अब इन सब को जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय 12 है, सबको जोड़ने के बाद 8.32 हो रहा है और डिवाइडेड बाय 12 हो रहा है, ठीक है जी। 12 से इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 0.693 आ रहा है, ठीक है जी। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है जी। ये 0.693 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट कि इस प्रकार से आपका ये आंसर 0.693 आ गया, ओके। तो इस प्रकार से समझना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको अच्छे से आप कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। और स्टूडेंट नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और लाइक अभी तक नहीं किया है आपने तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और शेयर भी करिए अपने नियर एंड डियर को, ठीक है। क्योंकि बांटने से, जितना आप बांटते हो उतना आपको ऊपर वाला देता है, ये यूनिवर्स का 100% प्रूफ नियम है, यूनिवर्स का नियम है ये, जितना आप बांटते हो उतना आपको मिलता है, ठीक है जी। और दूसरा, हाँ एक थैंक्स ऐप भी अभी हमें यूट्यूब ने हमको दे दिया, थैंक्स बटन, जैसे लाइक बटन के इधर उधर जाएंगे आप तो थैंक्स बटन भी, एक थैंक्स बटन को क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको लगता है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं उसको दबा करके, ओके। उसमें आगे आप जाएंगे तो डिटेल उसमें आगे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।